जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक्स। जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा है वन डे वन चैप्टर, वो भी ज्ञान बिंदु GS एकेडमी बायोलॉजी देखेंगे हम लोग फुल नोट डिटेल्स, वो भी हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको बारीकी से एक एक करके सब आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। बायोलॉजी में टोटल 80 चैप्टर है, ठीक है। बायोलॉजी में टोटल 80 चैप्टर, जिसमें से हम लोग 50 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर यदि आप कंप्लीट नहीं किए हैं तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप बारीकी से एक एक करके वीडियो देखिए, क्योंकि ऐसा है कि सब चैप्टर क्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और आज की चैप्टर में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 60 देखेंगे, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि वन डे वन चैप्टर करना ये मामूली कोई छोटा बात है नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर दें। लेकिन कहा जाता है कि इसे मान लीजिए तो हार और ठान लीजिए तो जीत, वही होना चाहिए। ठान लीजिए ये चैप्टर जिस प्रकार से हम लोग शुरू से ख़त्म समाप्त करते हैं, उसी तरह इसको भी समाप्त करते आएंगे। तो बता दें कि अगर इस वीडियो का अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे RSR हॉट ट्रिक्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय वेस्ट किए टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी। चलिए, तो किसी जीव के चारों ओर स्थिति और फैली जैविक तथा अजैविक घटक जो जीवों को विकसित, पोषित तथा समाप्त होने में मदद करता है, उन्हें सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहते हैं। जीव तथा उसका पर्यावरण एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। पर्यावरण से अलग अलग जीवन की कल्पना असंभव है। इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण शब्द ये ग्रीक भाषा से इनोवोन से लिया गया, जिसका सर्वाधिक अर्थ होता है जीवों के चारों ओर का परिवेश। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण ये कब आया है, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में आया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पर्यावरण के इस तरह परिभाषित किया गया है कि किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक, अजैविक तथा जैविक दिशाएं जिसके साथ जीव अंत क्रिया करते हैं, उसे सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण की संरचना या घटक के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? पर्यावरण की संरचना एवं घटक के बारे में देखेंगे। तो पर्यावरण की संरचना काफ़ी जटिल है तथा इसका विस्तार वास्तव में बहुत बड़ा है। पर्यावरण के अंतर्गत समस्त जैव मंडल समाहित है। जैव मंडल के अंतर्गत समस्त जीव तथा उसका भौतिक पर्यावरण जैसे जल, स्थल, वायुमंडल शामिल है। पर्यावरण के मुख्य दो घटक है, जैविक तथा अजैविक घटक। वर्तमान समय में पर्यावरणीयवाद पर्यावरण के चारों घटकों की बात करता है, जैसे जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा घटक और संस्कृति घटक। अजैविक घटक क्या है? अजैविक घटक। तो अजैविक घटक क्या है कि अजैविक घटक को निर्जीव घटक कहते हैं। इस घटक के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल सम्मिलित है। स्थल मंडल के अंतर्गत मृदा यानी कि मिट्टी, खनिज तत्व, शैल और स्थलाकृत। वायुमंडल के अंतर्गत पृथ्वी का गैस आवरण तथा जल में अंतर्गत समस्त महासागरीय एवं भूमिगत जल को सम्मिलित किया गया है। अजैविक घटक की पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाना है। इस घटक के द्वारा जीवों के जीवन चक्र उनके शरीर का आकार तथा पृथ्वी पर उसके सफलता का निर्धारण करता है। अब हम लोग जैविक घटक के बारे में देखेंगे। तो जैविक घटक पृथ्वी के समस्त जैविक घटक के हिस्सा है, जिसमें पौधा हो गया, प्लांट यानी कि जंतु तथा सूक्ष्मजीव यानी कि माइक्रोप्लाज्म आते हैं। सभी जैविक घटकों में पौधा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौधा ही उन सभी
जैविक पादपों का निर्माण करता है जो जीवों के शरीर के निर्माण हेतु तथा उसमें वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी है। अब ऊर्जा घटक के बारे में देखेंगे। इस ऊर्जा घटक के अंतर्गत प्रकाश तथा तापमान को सम्मिलित किया गया है। इसका प्रमुख स्रोत है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा अर्थात सौर ऊर्जा है, जो पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्राप्त होती है। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त और ऊर्जा को सूर्यताप या सौर विकसित करते हैं। पृथ्वी के क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल और विकिरण को भूमंडलीय विकिरणीय कहते हैं। अब सांस्कृतिक घटक हम लोग देखेंगे। तो सांस्कृतिक घटक में क्या है कि सांस्कृतिक घटक मानव निर्मित होते हैं। यह घटक समाज की क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं और इस घटक के अंतर्गत राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति एवं सभ्यता को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद पर्यावरण उपयुक्त 4 घटक से मिलकर बनते हैं, परंतु ये सभी घटक आपस में संबद्ध रहते हैं। इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। पर्यावरण अविभाज्य है। अब हम लोग जैव अवस्था के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? जैव अवस्था के बारे में। तो जैव अवस्था के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं और सभी स्तर आपस में मिलकर रहती तथा कार्य करती है। जैव अवस्था के हर एक स्तर की अपनी विशिष्ट संरचना तथा कार्य होते हैं, जिस आधार पर वह जैव व्यवस्था के दूसरे स्तर से भिन्न होता है। जैव अवस्था के कई स्तर होते हैं, परंतु सभी स्तर एक दूसरे से सम्मिलित होते हैं। कोई भी अकेली अस्तित्व में नहीं रह सकता है। जैसे जैव व्यवस्था के भिन्न स्तर निम्न प्रकार से व्यवस्थित है, जैसे अणु या परमाणु, ये कोशिका या और कोशिका से कोशिका समूह, उसके बाद अंग तंत्र और जीव आबादी से समुदाय और समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र से जैव मंडल, यानी कि एक दूसरे से क्या है, सब जुड़ा हुआ है। तो जैव व्यवस्था के उपयुक्त स्तर में सबसे सुस्पष्ट इकाई जीव है। प्रत्येक जीव की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है जो किसी अन्य जैव से क्या होती है, भिन्न होती है। एक ही प्रकार के जीव जो जीवन विषयक कार्य पर परस्पर सहायक है और लैंगिक अलैंगिक जनन द्वारा अपनी ही जैसी संतानों की उत्पत्ति होती है। जाति यानी कि स्पेसिस, ठीक है, स्पेसिस कहते हैं किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की जाति के जीवों की संख्या को आबादी कहते हैं। जीवों की वह निश्चित क्षेत्र जहाँ निवास करते हैं, भोजन का खोज करते हैं, वह आवास कहलाता है। जैसे वन आवास, जल आवास आदि। एक आवास में कई तरह की जातियां पाई जा सकती है। जीवों के आवास में कई सारे निकेत होते हैं। एक आवास में रहने वाले हर जाति का अपना एक विशेष निकेत होता है तथा एक निकेत में कभी 2 जातियां निवास कर सकता है, ठीक है। अब है जीवों के आवास में कई सारे निकेत होते हैं और एक आवास में रहने वाले हर जाति का अपना एक विशेष निकेत होता है तथा एक निकेत में कभी 2 जातियां निवास नहीं कर सकता। एक निकेत में क्या, कभी भी 2 जाति निवेश नहीं कर सकता है। किसी विशिष्ट आवास क्षेत्र में कई जातियां का जीव निवास करते हैं और सभी जीवन संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर आश्रित रहते हैं। किसी विशिष्ट आवास क्षेत्र में रहने वाले सभी जातियों के जीवों का समूह समुदाय कहलाता है। समुदाय को बायोम या जैव समुदाय भी कहा जाता है। आवास स्थान में विभिन्नता आने पर वहाँ के जैव समुदाय में भिन्नता आ जाती। अब महत्वपूर्ण प्रजाति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो महत्वपूर्ण जाति में पहला आता है आधार प्रजाति। महत्वपूर्ण प्रजाति में आता है आधार प्रजाति। आधार प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है जो अन्य प्रजाति के निर्माण एवं संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्रबल एक आधार प्रजाति के जो प्रबल भित्ति को निर्मित कर कई जीवों के रहने के आश्रय तैयार करते हैं। अब है अम्बेला प्रजाति। यह प्रजाति मुख्य रूप से विशालकाय शरीर वाले उच्च के सुरुकु जीव होते हैं जिन पर अन्य प्रजाति का जीवन एवं संख्या निर्भर करती है। और टाइगर रिजर्व के टाइगर यानी कि बाघ गिरवन में शेर एक अम्बेला प्रजाति है, ठीक है। जैसे टाइगर रिजर्व के टाइगर जो बाघ और गिरवन में शेर एक अम्बेला प्रजाति है। अब है की स्टोन प्रजाति। क्या है? की स्टोन
प्रजाति आवास क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में जिस जाति का अत्यधिक प्रभाव रहता है उसे कीस्टोन प्रजाति के रूप में माना जाता है। ठीक है, कीस्टोन प्रजाति पौधा, जंतु, सूक्ष्मजीव में कोई भी हो सकता है। अब है संकेतक प्रजाति। किसी पौधा या जंतु की ऐसी प्रजाति जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत ही संवेदन होता है उसे संकेतक प्रजाति कहते हैं। लाइकेन एक संकेतक प्रजाति है। लाइकेन क्या? एक संकेतक प्रजाति है जो वायु प्रदूषण की प्रति बहुत संवेदनशील है। अब हम लोग पर्यावरणीय अनुकूलन देखेंगे। पर्यावरण अनुकूलन यानी कि अनुकूलन जीवों का ऐसा विशेष गुण है जो उन्हें उनके अपने पर्यावरण में स्थित रहने के योग्य बनाता है। प्रत्येक जीव केवल उसी पर्यावरण में रह सकता है जिसमें वह अनुकूलित है। अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी और अस्थायी। तेज एवं मंद प्रकाश में हमारी आंखों की पुतली जिस तरह व्यवहार करती है वह अस्थायी अनुकूलन है। ऊंट की शारीरिक संरचना कुछ इस प्रकार है कि वह मरुस्थल में आसानी से रह सकता है, वह अस्थायी अनुकूलन है। जीवों में अनुकूलन अचानक से नहीं आ जाता। वह अनुकूलन पृथ्वी पर जीवों के लंबे समय की विकास यात्रा के बाद विकसित होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये अग्रसित रहते हैं। अब पौधे में अनुकूलन के उदाहरण देखेंगे तो पौधे में अनुकूलन के पहला उदाहरण है साइकोफाइट्स प्लांट। यह पौधे छाया प्रिय होते हैं तथा इन पौधे में प्रकाश संश्लेषण शोषण की क्रिया प्रायः धीमी होती है। दूसरा देखेंगे हेलियोफाइट्स प्लांट। ये पौधे उच्च प्रकाश में अपना जीव चक्र पूरा करते हैं और इन पौधे में उच्च तापमान में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं तथा शोषण की दर भी उच्च होता है। अब हम लोग देखेंगे एक्सोफाइट्स प्लांट। ये पौधे रेगिस्तान एवं शुष्क स्थान पर उगने हेतु अनुकूलित होते हैं। इन पौधे में निम्नलिखित तरह के अनुकूलन पाए जाते हैं। पहला है पहला आ जाएगा कि इनकी जड़ें बहुत लंबी, मोटी एवं मिट्टी के नीचे अधिक गहरी तक जाती है। दूसरा है इनके तने जल संचय करने के लिए मांसल और मोटे होते हैं। तीसरा है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की क्षति को रोकने के लिए तना समांतर क्यूटिकल युक्त तथा घने रोम से भरा होता है। तीसरा है पत्तियाँ छोटी सल्क पत्र या कांटों में परिवर्तित हो जाती है और है जिसमें कम से कम जल की क्षति वाष्पोत्सर्जन पत्ती द्वारा होता है। पत्तियों में जल संचय करने योग्य ऊतक होते हैं और रंध्र स्टोमेल कैविटी में धंसे होते हैं। अब हम लोग एक्सोफैथिक प्लांट यानी कि जिनकी जीवन अवधि काफ़ी छोटी होती है उसे इफेमेल प्लांट कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोफैटिक्स प्लांट ये पौधे अस्थायी रूप से जल में पाए जाते हैं। पौधा पूरी तरह जलमग्न होता है तथा या आधा जल में तथा पत्ती वाला आधा भाग जल के बाहर रहता है। हेलोफाइटस प्लांट यह पौधे लवण की उच्च सांद्रता वाले जल का या मृदा में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं। ऐसे पौधे अपने कोशिकाओं तने पत्तों में लवण को संचित करते हैं और मैंग्रोव पौधे ये हेलोफैटिस प्लांट के उदाहरण है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। पौधे के अनुकूलन के उदाहरण है परवास। क्या है? परवास जीवों का एक क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र में लंबी दूरी या कम दूरी तय करके पहुंचाना परवास कहलाता है। परवास द्वारा जीव उस क्षेत्र में जाता है जहां के जलवायु मौसम के परिवर्तित अनुकूलित होते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा आर्कटिक टर्न पक्षी, व्हेल और टिड्डा हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे छद्मावरण। कुछ प्राणियों में अपने परिवेश में घुल मिल जाने की क्षमता होती है जिसे छद्मावरण कहते हैं। छद्मावरण एक अस्थायी अनुकूलन है। तितली, गिरगिट, तेंदुआ कुछ कीड़ों में ये गुण पाया जाता है। शीत निष्क्रियता अत्यधिक ठंडे या शुष्क वातावरण में जीव जंतु प्रवसन करने योग्य नहीं रहता है, तब उसका शरीर निष्क्रिय हो जाता है। इससे ही शीत निष्क्रियता कहते हैं और इस दौरान जीव के शरीर में केवल श्वसन होता है, अन्य जैविक प्रक्रिया रुक जाती है। जैसे
ठीक है। ध्रुवीय भालू, हेजहॉग, कला भालू और चिपमुकुस, ठीक है। ग्रीष्म निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता के तहत ही जब जीव अत्यधिक गर्मी में निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं तो इससे ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। जैसे उदाहरण हो जाएगा इसका कछुआ, मेढक, छिपकली, कछुआ, घोंघा और अफ्रीकन लंग फिश। अब हम लोग देखेंगे अनुहरण। अनुहरण, जब दो जातियाँ एक दूसरे जैसी दिखती है उसे उनमें एक जाति अनुहरण कहलाती और अनुहारक जाति को सुरक्षा संबंधी लाभ प्राप्त होता है जिसमें वे परभक्षियों के आक्रमण से बचे रहते हैं। अब देखेंगे मरुस्थलीय जीवों के अनुकूलन। मरुस्थलीय प्राणी में दो प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। पहला, जल का जितना कम हो उतना कम उपयोग करना तथा मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूलन व्यवहार करना। उत्तरी अमेरिका में मरुस्थल में रहने वाला कंगारू चूहा मूत्र को ठोस रूप में उत्सर्जित कर जल हानि कम से कम करता है। यह जन्म से मृत्यु तक बिना पानी पिए रह सकता है, कंगारू चूहा, ठीक है, क्योंकि यह अपने जल के आवश्यकता की पूर्ति अपनी आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से करता है। अब देखेंगे मरुस्थलीय अनुकरण के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, तो ये हो जाएगा ऊंट। यह जल के उपयोग बहुत ही मित व्यवता से करता है, शरीर के तापमान से उतार चढ़ाव के प्रति सहिष्णुता दिखाता है तथा अत्यधिक गर्मी में भी रुधिर धारा की आर्द्रता को बनाए रखने में सक्षम होता है। मरुस्थलीय छोटे जीव जैसे चूहा, सांप, काकड़ा दिन के समय बालू के बनाए सुरंग में रहते हैं तथा रात को जब तापमान घट जाता है तब ये क्या होते हैं, भोजन की खोज में ये बाहर निकलते हैं। अब पारिस्थितिकी देखेंगे तो पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखा है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि जीव जिस पर्यावरण में रहते हैं उसके साथ उसका पारस्परिक संबंध कैसा है। पर्यावरण तथा उसके सभी घटकों के अंतर संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत होता है। अब देखेंगे इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द सब प्रथम एच रैटर ने दिया। कौन दिया था? एच रैटर ने दिया था 1870 में। अर्नस्ट हेक्ले ने पारिस्थितिकी को परिभाषित किया और अर्नस्ट हेक्ले के अनुसार वातावरण के कार्बनिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी के दो शाखाएं होते, एक स्व पारिस्थितिकी, एक समुदाय पारिस्थितिकी। तो एक स्व पारिस्थितिकी क्या है? इसके अंतर्गत केवल एक जीव या केवल एक जाति का पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। और सामुदायिक पारिस्थितिकी क्या है? इसके अंतर्गत जीवों के समुदाय तथा उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? इकोसिस्टम देखेंगे, यानी कि जीव मंडल या पर्यावरण के स्वपोषित रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पृथ्वी खुद ही एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में जॉर्ज टेंसले ने किया था। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। इसमें पदार्थ तथा ऊर्जा का सतत रूप से अंतर्गमन बहिर्गमन होते रहता है। अब हम लोग देखेंगे अगला, इसी में देखेंगे हम लोग से पारिस्थितिकी तंत्र मुख्य रूप से सूर्य की ऊर्जा के द्वारा संचालित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र संरचित तथा सुसंगठित तंत्र होता है। इसके सभी घटक के बीच लगातार पारस्परिक क्रियाएं होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार देखेंगे। प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। कृत्रिम में क्या होता है? खेत, बगीचा, पार्क और एक्वेरियम होता है। और पारिस्थितिकी में दो प्रकार हो जाता है, स्थलीय और जलीय। स्थलीय में आ जाएगा घास स्थल, मरुस्थल और वन। और जलीय के भी दो भाग होता है, मीठा भाग और लवण जल। तो मीठा जल के जो दो भाग होता है, स्थिर जल जिसका उदाहरण हो जाएगा तालाब, और प्रभावित जल हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा नदी, और लवण जल का उदाहरण हो जाएगा सागर और महासागर हो जाएगा। ठीक है। अब पारिस्थितिकी तंत्र के घटक देखेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक है, जैविक तथा अजैविक।
ये दोनों घटक आपस में अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से संबंधित है। और जैविक घटक है, इसके अंतर्गत सभी निर्जीव अवयव आते हैं। जैविक घटक को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हो जाएगा भौतिक वातावरण, पोषण वातावरण और जलवायु। तो भौतिक वातावरण में आ जाएगा जल, वायु, मृदा, और पोषण में आ जाएगा जल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, और जलवायु में आ जाएगा ताप, दाब, आर्द्रता और प्रकाश। अब जैविक घटक क्या, इसके अंतर्गत सभी जीव अवयव आते हैं। जैविक घटक को 3 मुख्य भागों में बांटा गया। एक है उत्पादक के अंतर्गत वे सभी जीव शामिल हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात वे जो स्वपोषी होते हैं। उदाहरण के अंतर्गत मुख्य रूप से हरे पौधे आते हैं। जैविक घटकों में सबसे ज़्यादा महत्व उत्पादन या हरे पौधे का है, क्योंकि यह निम्नलिखित कार्य को संपन्न करता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीवों के प्रकार का निर्धारण करता है। दूसरा है, यह सौर ऊर्जा को समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, उसे ग्रहण करता है। यह मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करने में समर्थ होता है। यह वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलित बनाए रखता है। अब हम लोग देखेंगे उपभोक्ता के बारे में देखेंगे। तो उपभोक्ता के अंतर्गत वे सभी जीव शामिल हैं जो पोषण हेतु उत्पादक पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है। उपभोक्ता के अंतर्गत जंतु आते हैं। उपभोक्ता के 3 श्रेणी आते हैं। प्रथम श्रेणी है, ये उपभोक्ता अपने पोषण हेतु प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं तथा सहकारी होते हैं, जैसे बकरी, हिरन, गाय, खरगोश आदि। मनुष्य जब शाकाहारी होता है तब ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, किसे पहली जो प्रथम उपभोक्ता होता है जैसे बकरी, हिरन, ठीक है, ये सब क्या है, मनुष्य जब शाकाहारी रहता है तब वो क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। अब हम लोग द्वितीय उपभोक्ता के बारे में देखेंगे। तो द्वितीय उपभोक्ता जिसके अंतर्गत उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीव को खाते हैं, जैसे सांप, मेढक, पक्षी, शेर, बाघ, जैसे वो क्या है, एक जीव को खाते हैं, वो हो जाएगा दूसरा में। और तृतीयक में क्या हो जाएगा, वो उपभोक्ता जो प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों उपभोक्ता में खाते हैं। ठीक है, परंतु स्वयं दूसरे जंतु द्वारा मारे खाए या नहीं जाते हैं। ठीक है, फिर से इसको समझिए। जैसे तृतीय उपभोक्ता में क्या आ जाएगा, वे उपभोक्ता जो प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों में आते हैं। ठीक है, दोनों उपभोक्ता को खाते हैं परंतु स्वयं दूसरे जंतु द्वारा मारे या खाए नहीं जाते हैं, उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तृतीयक उपभोक्ता को सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहते हैं। ये एक ही मांसाहारी जीव भिन्न भिन्न स्थितियों में द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता हो सकते हैं। अब है तीसरा है अपघटक। इसके अंतर्गत सूक्ष्मजीव, जीवाणु, कवक आदि आते हैं जो मृत पौधे तथा जंतु के अवशेष को अपघटित कर पोषण भी प्राप्त करते हैं तथा मृत अवशोषण में स्थित कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ के तोड़कर हवा एवं मिट्टी में मुक्त कर देते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के सभी घटक एवं उसके उपघटक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा उस पर निर्भर होते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहता है। जैसे ही घटकों के बीच असंतुलन पैदा होगा, पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होने लगेगा और धीरे धीरे ये नष्ट हो जाएगा। अब है क्या, आहार श्रृंखला। अब हम लोग आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक जीव पोषण की दृष्टिकोण से एक दूसरे से जुड़े हैं और उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं और द्वितीय उपभोक्ता को उच्च श्रेणी के तृतीयक उपभोक्ता खाते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव अन्य जीव का भोजन बन जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे को खाने वाले जीव को एक दिशीय क्रम को आहार श्रृंखला कहते हैं और प्रत्येक आहार श्रृंखला निम्न तरीके से व्यवस्थित होते हैं, जैसे उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया और तृतीय उपभोक्ता हो गया। अधिकांश आहार श्रृंखला उत्पादक से शुरू होता है तथा उस श्रेणी के मांसाहारी जीव जिसे कोई अन्य जीव नहीं खाता है, ठीक है, पर आकर समाप्त हो जाता है। घास स्तर पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला, जैसे घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा और सर्प को गीध खाएगा।
ठीक है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला क्या हो जाएगी, जैसे शैवाल, ये छोटे जंतु को छोटी मछली को बड़ी मछली और बड़ी मछली को मांसाहारी पक्षी खा जाते हैं। और वन पारिस्थितिकी तंत्र का आहार श्रृंखला क्या है, जैसे घास को कौन खाएगा, हिरन को कौन खाएगा, बाघ, ठीक है। और उसके बाद पौधा को कौन खाएगा, कृमि, और कृमि को कौन खाएगा, चिड़िया, और चिड़िया को कौन खा जाएगा, बिल्ली, ठीक है। इस प्रकार क्या है, ये आहार श्रृंखला यानी कि फूड चैन है, ठीक है। उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे उसी में है से किसी परिस्थितिकी तंत्र एक जीव केवल एक आहार श्रृंखला में भाग नहीं लेते, ठीक है, वे एक से अधिक आहार श्रृंखला में भाग ले सकते, क्योंकि एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में कई आहार श्रृंखला मौजूद रहते हैं। आहार श्रृंखला दो प्रकार के होते हैं, एक चारण आहार श्रृंखला होता है और एक अपरद आहार श्रृंखला होता है। तो चारण आहार श्रृंखला मतलब यह आहार श्रृंखला उत्पादक यानी कि पौधे से प्रारंभ होता है, जैसे घास हो गया, टिड्डा हो गया, पक्षी हो गया और बाज हो गया। उसके बाद अपरद आहार श्रृंखला यानी कि यह आहार श्रृंखला क्षय होते जंतु या पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थ के आरंभ होकर सूक्ष्म जीव में तथा सूक्ष्म जीव से अन्य सूक्ष्म जीव में पहुंचता है, जैसे कचरा, कीट और मकड़ी। अब हम लोग देखेंगे पोषी स्तर। आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर भोज ऊर्जा या स्थानांतरण अगले स्तर में होता है। आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोषी स्तर कहते हैं, जिसमें उत्पादक हमेशा प्रथम श्रेणी में होता है। जैसे प्रथम श्रेणी में क्या हो जाएगा, पौधा, द्वितीय श्रेणी में क्या हो जाएगा, टिड्डा, और तृतीय श्रेणी में हो जाएगा गिरगिट, और चौथे पोषी स्तर में हो जाएगा बाज। अब हम लोग देखेंगे समानतः किसी आहार श्रृंखला में चार पोषी स्तर होते हैं, लेकिन विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में तीन या 5 या इससे अधिक स्तर पोषी हो सकते हैं। अब आहार जाल यानी कि फूड वेब, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का एक उपभोक्ता एक ही भोज्य स्रोत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि एक से अधिक भोजन स्रोत पर निर्भर रहता है। इस तरह एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई आहार श्रृंखला मौजूद होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र की सभी आहार श्रृंखला एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रहता है, बल्कि सभी आहार श्रृंखला एक दूसरे से जाल के रूप में जुड़ा रहता है। इसे ही आहार जाल कहा जाता है। वह वन पारिस्थितिकी तंत्र का आहार जाल, जैसे पेड़ पौधा है ना, देखिए पेड़ पौधा को कौन, चूहा खाएगा, ठीक है, चूहा को कौन खाएगा, सांप, और सांप को कौन खाएगा, बाज। और पेड़ पौधा कौन खाता है, खरगोश खाता है, और खरगोश को कौन खाएगा, बिल्ली और शेर खाएगा। फिर क्या है, पेड़ पौधा को कौन खाता है, तो बकरी, और बकरी को कौन खाता है, सियार, और सियार को फिर कौन खाएगा, शेर खा जाता है। पेड़ पौधा को कौन खाता है, चूहा को कौन खा जाता है, तो उल्लू। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये हुआ कि एक आहार जाल कई आहार जाल का हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का खाद्य जाल जितना विशाल होगा वह पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अस्थायी होगा। प्राकृतिक में जीवों के रहने हेतु एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र की अति आवश्यक है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है, लेकिन जब आहार श्रृंखला मिलकर आहार जाल का निर्माण करता है तब ऊर्जा प्रभाव के कई पथ बन जाते हैं, परंतु ये सारे पथ एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र या जीव मंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के हरे पौधे उत्पादक रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग पौधे स्वयं उपयोग करते हैं, शेष उपभोक्ताओं में स्थानांतरित हो जाते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव निम्नलिखित तरीके से होते हैं। पहला होता है, इस ऊर्जा का प्रभाव आहार श्रृंखला के एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक लगातार होते रहता है। यह प्रक्रिया कभी भी नहीं रुकती है। ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक ही दिशा में होता है और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश स्व रूपांतरित उष्मागतिकी के नियम के अनुसार होता है। अब चौथा क्या, आहार श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादकों के पास होता है तथा आगे के पोषी स्तर को मिलने वाली ऊर्जा में कमी होती है। इसमें अभी देखेंगे हम लोग आहार श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादकों के पास होता है तथा आगे के पोषी स्तर को मिलने वाली ऊर्जा में कमी होती रहती है। आहार श्रृंखला के
प्रत्येक पोषी स्तर को उपलब्ध होने ऊर्जा में कमी लिंडेमान के 10% नियम के अनुसार होता है। ये लिंडेमान का नियम इस प्रकार है। लिंडेमान का नियम होता है कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित अगले पोषी स्तर में होता है और शेष 90% ऊर्जा उपयोग भिन्न प्रकार से हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड। किसी एक आहार श्रृंखला में उत्पादक और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या तथा उनके बीच के संबंध एक निश्चित अनुपात में होता है। यदि इन संबंधों को चित्रित किया जाए तो एक शंकु के समान संरचना बन जाती है, जिसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। यह पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संख्या पिरामिड, दूसरा होता है जीव भार पिरामिड तथा तीसरा होता है ऊर्जा पिरामिड। तो संख्या पिरामिड क्या है? तो संख्या पिरामिड उत्पादक एवं प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के संख्या बीच जो संबंध पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसे संख्या पिरामिड कहते हैं। यह पिरामिड सीधा, उल्टा तथा दोनों प्रकार का बना होता है। तालाब घास स्तर, जैसे तालाब घास स्तर, फसल स्तर का संख्या पिरामिड सीधा बनता है तथा किसी एक पेड़ तथा एक संख्या का पिरामिड सीधा बनता है। ठीक है। जीव भार का पिरामिड, जीव भार पिरामिड के अंतर्गत जीवों के सूक्ष्म भार ड्राई वेट को सम्मिलित किया जाता है। यह पिरामिड भी सीधा तथा उल्टा दोनों बनता है। तालाब का जैव भार पिरामिड उल्टा बनता है तथा घास स्तर तथा वन का जैव भार पिरामिड सीधा बनता है। अब ऊर्जा पिरामिड के प्रत्येक पोषी स्तर को प्राप्त ऊर्जा के बीच संबंध दर्शाया जाता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही सीधा बनता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा पिरामिड काफी उल्टा नहीं बनेगा। अब देखेंगे हम लोग पारिस्थितिकी का उत्पादकता। तो पारिस्थितिकी तंत्र के किसी पोषी स्तर द्वारा इकाई क्षेत्रफल एवं प्रति इकाई समय में कार्बनिक पदार्थों की संश्लेषण की दर उस पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कहलाता है। उत्पादकता 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता क्या है? उत्पादक हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण से सौर ऊर्जा को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करने की दर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इससे KCALM-2YR-1 यानी कि किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर वर्ष 1 में पाया जाता है। प्राथमिक उत्पादकता का मापन 2 रूप में किया जाता है। एक सकल उत्पादकता जिसे GPP कहते हैं तथा दूसरा होता शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जिसे NPP कहते हैं। प्राथमिक उत्पादकता पेड़ पौधे द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, जबकि श्वसन के दौरान खर्च हुए ऊर्जा के बाद उत्पादकता में जो ऊर्जा संचित रहता है उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। GPP यानी कि श्वसन के दौरान खर्च किया गया ऊर्जा बराबर NPP होता है। द्वितीयक उत्पादकता क्या है? तो द्वितीय उत्पादकता जब ऊर्जा के संचय की दर को उपभोक्ता के स्तर पर मापा जाता है उसे द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। यह उत्पादकता सकल एवं शुद्ध उत्पादकताओं में विभाजित नहीं होता है। प्राथमिक उत्पादकता उत्पाद की संख्या पर निर्भर करती है। रेगिस्तान एवं समुद्र की प्राथमिक उत्पादकता बहुत कम होता है, जबकि वन पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता बहुत अधिक होता है। पृथ्वी के पूरे जैवमंडल की कुल वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता 170 बिलियन टन आंका गया है, जिनमें पृथ्वी की अलग 70% भाग जो समुद्र से ढका है उसकी उत्पादकता मात्र 55 मिलियन टन ही है। ओडम ने पृथ्वी के स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को उत्पादकता के आधार पर 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता वाले क्षेत्र, जलोढ़ मैदान वाले क्षेत्र, वन प्रदेश, आर्द्र छिल्ले स्थल स्थिति जलीय क्षेत्र, गहन कृषि वाले क्षेत्र। दूसरा है मध्यम पारिस्थितिकी उत्पादकता वाले क्षेत्र, घास मैदान, छिल्ले और गहन कृषि छोड़कर अन्य कृषि क्षेत्र में। निम्न पारिस्थितिकी उत्पादकता वाले क्षेत्र
गहरे सागरीय भाग, मरुस्थलीय क्षेत्र, बंजर भूमि और हिमाच्छादित क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र के। अब हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण। पारिस्थितिकी अनुक्रमण किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जैविक समुदाय पेड़ पौधा तथा जंतु में परिवर्तित होते रहता है। वनस्पति तथा जंतु के प्रजाति के समुदाय समय के साथ बदलते रहते हैं, अर्थात एक जाति के स्थान दूसरे जाति ग्रहण कर लेता है। इसे ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहा जाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण को समुदाय गतिकी भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 2 चरण होते हैं। एक पहला होता है प्राथमिक अनुक्रमण, दूसरा होता है द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण तो प्राथमिक अनुक्रमण उन खाली क्षेत्रों में होता है जहां पहले किसी समुदाय के अस्तित्व नहीं होता। इस अनुक्रमण में मृदा निर्माण प्रक्रिया चलती रहती और मृदा निर्माण के उपरांत वनस्पति का विकास होते रहता और फिर यह जंतु का। द्वितीय अनुक्रमण में क्या है कि किसी क्षेत्र के वातावरण किसी क्षेत्र के वर्तमान प्राकृतिकी वनस्पति का प्रकृति या मानवीय कारकों से पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट होने के बाद वनस्पति समुदाय का पूर्ण विकास होना द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। द्वितीयक अनुक्रमण में प्राथमिक अनुक्रमण के तुलना में बहुत कम समय लगता है। अब हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण के भिन्न चरण देखेंगे। तो पहला चरण होता है वनस्पति रहित। वनस्पति की अनुक्रमण की शुरुआत ऐसे ही बिरर बंजर स्थान से शुरू होता है जहां कोई वनस्पति की जाति या समुदाय मौजूद नहीं रहता। और दूसरा हम लोग देखेंगे प्रवास। इस अवस्थाओं के दौरान वीरान बंजर संस्थानों पर अनेक नई जाति का आगमन होना शुरू होता है। तीसरा है आस्थापन। यह अनुक्रमण का वह दौर है जब बीजों से अनुक्रमण होता है और पौधे धीरे विकसित होते हैं। ठीक है, पहली बार विकसित पौधे में वृद्धि दर तो बहुत अधिक होती है परंतु उसका जीवन काल बहुत कम होता है। अब चौथा है स्पर्धा। विकसित होने वाले पौधे की जातियों में संसाधन तथा स्तर के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू होती है और अंत में इस स्पर्धा में वही सफल होते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। पांचवा है प्रतिक्रिया। इस चरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच प्रतिक्रिया होता है तथा साथ ही एक पादप प्रजाति दूसरे प्रजाति की स्थान ले लेती है। और पारिस्थितिकी अनुक्रमण के मानव का हस्तक्षेप पहली बार इसी चरण में होता है। स्थिरीकरण। इस चरण में पर्यावरण के अनुकूल सर्वश्रेष्ठ प्रजाति पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और इसकी संख्या संतुलन की स्थिति में प्राप्त कर लेता है। अब हम लोग देखेंगे जैविक अन्योक्रिया क्रिया के बारे में देखेंगे। बस लास्ट तक बने रहेगा, बस अब थोड़ा सा ही है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अनुक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। पहला होता है असहयोजिता। असहयोजिता दो प्रजाति के बीच ऐसा संबंध अन्योक्रिया जिसे एक प्रजाति नुकसान में रहती है और जबकि दूसरी प्रजाति को न तो हानि होती है न ही लाभ होती है, उसे सहयोजिता कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम, कवक और तथा जीवाणु। प्रभक्षण। इस अनुक्रिया में एक प्रजाति शिकार होता है और दूसरा प्रजाति शिकारी होता है, जैसे शेर और हिरण। परजीविता। इस अनुयोग क्रिया में एक प्रजाति को लाभ होता है और वही दूसरी प्रजाति को हानि होता है, जैसे अमरबेल और अनवृक्ष। चौथा क्या? स्पर्धा। इस अनुयोग क्रिया में दोनों प्रजाति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैसे चूहा, बिल्ली, सांप के बीच में क्या होता है? स्पर्धा। अब हम लोग देखेंगे सहजीविता। क्या देखेंगे? सहजीविता। दो प्रजाति के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों लाभ की स्थिति में रहता है, उसे सहभोजिता कहते हैं। उदाहरण के लिए हुआ शैवाल कवक के बीच का संबंध जिसे लाइकेन अस्तित्व में आया। सहभोजिता वो था सहजीविता, ये है सहभोजिता।
इस अनुक्रिया में एक प्रजाति लाभ की स्थिति में होता है और दूसरी प्रजाति को न तो लाभ होता है न तो हानि होता है, इसे सहभुजिता कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा शार्क मछली से जुड़ा हुआ चूसक मछली। अब है तटस्था। जब दो प्रजाति किसी भी दृष्टिकोण से एक दूसरे को प्रभावित न करे तो उसे क्या कहते हैं, तटस्था कहते हैं। अब हम लोग संक्रमिका और तथा कोर प्रभाव देखेंगे। क्या देखेंगे, कोर प्रभाव के बारे में देखेंगे। दो या इससे अधिक विविध समुदाय के मध्यम संक्रमण क्षेत्र को संक्रमिका या इकोटोन कहते हैं। तो संक्रमिका क्षेत्र में दो पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं पाई जाती है, जैसे घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र या वन पारिस्थितिकी तंत्र के मिलन स्थली क्षेत्र इकोटोन होगा। इकोटोन छोटे क्षेत्र भी हो सकता है तथा एक विशाल क्षेत्र भी इकोटोन तनाव का क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ दो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न समुदायों से आपस में मिलते रहते हैं। जहाँ भी दो पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं या एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, वहाँ जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, जिसे ही कोर प्रभाव कहा जाता है। कोर प्रभाव वाले क्षेत्र पर्वत तथा घाटी का मिलन स्थल, नदी तट तथा घास स्थल का मिलन स्थल, वह क्षेत्र जहाँ एस्चुरी समुद्र में से मिलती है। पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं बस अब समाप्ति होने वाला है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं में क्या हो जाएगा, पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है उपबंधित सेवाएं। इनमें पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त होने वाले उत्पाद, कच्चा माल या ऊर्जा जैसे पानी, दवाई, खाद्य सामग्री, संसाधन शामिल है। दूसरा है विनिर्माण सेवाएं। इनमें ऐसी सेवाएं शामिल है जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने या कार्य करता है, जैसे वन जो कि वायु की गुणवत्ता को शुद्ध और विनियमित करते हैं। तीसरा है समर्थकारी सेवाएं। ये भिन्न जीवों हेतु निवास स्थान प्रदान करते हैं और जैव विविधता, पोषण चक्र तथा अन्य सेवाओं को बनाए रखते हैं। चौथा है सांस्कृतिक सेवाएं। इनमें मनोरंजन, सौंदर्य, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सेवाएं आदि शामिल है। अधिकांश प्राकृतिक तत्व जैसे प्राकृतिक परिदृश्य, पहाड़, गुफाओं आदि का उपयोग संस्कृति और कलात्मक उद्देश्य के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थ का संचरण। बस ये छोटा सा, ये समाप्त होने वाला। जीव मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल तथा स्थल मंडल में विभिन्न जैविक तत्वों का विभिन्न चक्रों के माध्यम से इस तरह संचरण होता है। इन तत्वों का सकल द्रव्यमान प्रायः एक समान होता रहता है तथा ये तत्व जैविक समुदाय के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व के प्रभाव जिन चक्रों के माध्यम से होता है उसे जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। भू रसायन चक्र को पोषण चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गैसीय, एक होता है अपसादी चक्र। गैसीय चक्र के अंतर्गत नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र तथा कार्बन चक्र तथा जल चक्र भी शामिल है। अपसादी चक्र, इसके अंतर्गत फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र आदि आते हैं। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 60 समाप्त हुआ। ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर के और अग्रसर होंगे। यहाँ तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बताते हैं, ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और वैसे दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जिस कंपटीशन का तैयारी आप करते हैं उसी कंपटीशन का तैयारी आपका दोस्त भी करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।